हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो तरीका से होता है। एक का नाम है क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन स्ट्रक्चर और एक को हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन नंबर कहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्रोमोसोमल एबरेशन भी कहते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन भी कहते हैं। तो वो हम लोग देख चुके थे। कितने टाइप का था? 4 टाइप का। एक का नाम था डिलीशन, एक का नाम था डुप्लीकेशन, एक का नाम था इन्वर्सन और एक का नाम था ट्रांसलोकेशन। 4 टाइप से देखे। आज हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन नंबर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम और आप मिलकर क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन नंबर। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन नंबर को एक और नाम से पुकारते हैं, इसे जीनोमेटिक म्यूटेशन भी कहते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे जो था बी में और यहाँ पर देंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन नंबर। इसे हम लोग जीनोमेटिक म्यूटेशन भी कहते हैं। दो नाम से पुकारते हैं, जीनोमेटिक म्यूटेशन भी कहते हैं। तो हिंदी में क्या बोलें कि संख्या में गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का हेडिंग है, इसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे कि आइए। तो बोलते हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन नंबर के आधार पर जब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो इसे हम दो पार्ट में बांटेंगे। इसे हम दो पार्ट में बांटेंगे। तो दो पार्ट में जब बांटेंगे, यहाँ पर इस तरह से, तो देखिए एक को बोलेंगे ए न्यूक्लियोटाइड, बोलेंगे, ठीक है, ए न्यूक्लियोटाइड। और एक को बोलेंगे हम पॉलीप्लॉइडी। तो इसको हम ए न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, इसे पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग के सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डिप्लॉयड, जिसको 2n से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो एनिप्लॉयडी में क्या होगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर आपको एडिशन और डिलीशन एडिशन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम
chromosome from diploid set of chromosome ये बोलेंगे। जैसे गौर से समझिए, एडिशन का मतलब गेन, डिलीशन का मतलब लॉस। तो जब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, 46 है ह्यूमन में, तो उसमें से एक क्रोमोसोम अगर बढ़ जाए या दो क्रोमोसोम बढ़ जाए या फिर एक या दो क्रोमोसोम घट जाए, उससे होने वाला जो म्यूटेशन है उसे हम क्या नाम देंगे? एन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि जब द्विगुणित गुणसूत्र से एक या दो गुणसूत्र जुड़ या हट जाए तो उसे एन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इसको जरा सा ऐसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर मेरे पास 2 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें अगर मान लीजिए +1 हो गया 1, ठीक है, तो +1 हो जाएगा। तो जरा सोच के देखिए कि यहाँ पर क्रोमोसोम ये 46 है, अब +1 हो जाए, कितना हो जाएगा? 47। इससे म्यूटेशन होगा। और अगर 2n है -1 तो 46 -1 कितना हो जाएगा? 45। तो दोनों ही कंडीशन में आपका क्या होगा? आपका म्यूटेशन होगा। ऐसे म्यूटेशन को हम एन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यहाँ एक क्रोमोसोम को ऐड किया है, गेन हुआ है, तो यहाँ एक क्रोमोसोम का लॉस हुआ है। दो भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, दो भी हो सकता है गेन और दो लॉस हो सकता है। इसको नाम देंगे क्या? ठीक है, समझ में आया? लेकिन आपको इस वाले कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? इस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। और इसको हम बोलेंगे क्या? मोनोसोमी। इसको क्या कहेंगे हम? मोनोसोमी। ये ट्राइसोमी है, इसको ट्राइसोमी कहेंगे, और इसको मोनोसोमी कहेंगे। मोनोसोमी कहेंगे। आगे समझ में? एन्यूक्लियोटाइड में जो मेरा डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम बढ़ जाए तो उससे एन्यूक्लियोटाइड है। अगर डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम क्या हो? घट जाए या दो क्रोमोसोम घट जाए, तो उससे होने वाले म्यूटेशन को हम क्या नाम देंगे? एन्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं, और जब एक क्रोमोसोम घट जाता है तो उसे हम मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसोमी। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इससे कौन सा तकलीफ होगा, शरीर में क्या प्रॉब्लम आएंगे, इससे क्या प्रॉब्लम आएंगे, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एन्यूक्लियोटाइड का मतलब आप समझ लीजिए। अब वहां क्या कहता है? वहां ये कहता है, ठीक है, कि एडिशन यानी कि एडिशन या फिर डिलीशन ऑफ
ऑफ हैप्लॉइड एन सेट ऑफ क्रोमोसोम ठीक है, फ्रॉम डिप्लॉयड सेट of chromosome is called polyploidy. जब द्विगुणित गुणसूत्र में अगुणित गुणसूत्र बढ़ या घट जाए तो उसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 2n है और उसमें बेटा एक n बढ़ जाए n, यानी दिस इज द 46 एंड दिस इज द 23। अगर यहाँ पर बेटा ऑटोजोम 22 अगर पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट बढ़ जाए, काफी ज्यादा क्रोमोसोम हो जाए। सोचिए देखिए, तो यहाँ पर ये आपको इस कंडीशन में यहाँ 46 है, यहाँ पर आपको 22 है, कितना हो जाएगा ऑटोजोम या सेक्स क्रोमोसोम 69 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको नाम देंगे हम क्या, पॉलीप्लॉइडी। लिखा हुआ है ऊपर में पॉलीप्लॉइडी। और अगर मान लीजिए कि 2n में माइनस हो जाए, n ही ना बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, इसी तो 40 में एक n गया 28, ठीक है, इसको बोलेंगे हैप्लॉइडी। इसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉइडी। तो सवाल ये उठता है कि दोनों में फर्क क्या है। यहाँ एक या दो क्रोमोसोम का गेन होता है, गेन मतलब लाभ, और या फिर लॉस होता है, लॉस मतलब हानि, एक या दो क्रोमोसोम का। यहाँ फर्क क्या है कि जब एक पूरा का पूरा n वाला सेट, हैप्लॉइड सेट का गेन होता है, लाभ होता है, या फिर लॉस होता है। देखिए 2n प्लस n, n मींस हैप्लॉइड, तो इसे हम क्या नाम देंगे, पॉलीप्लॉइडी, और इसे नाम देंगे हम क्या, एम। ये समझे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बढ़ रहा, यहाँ पर ये बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पॉलीप्लॉइडी में ये बढ़ रहा है, तो इसको नाम देंगे, हाइपरप्लॉइडी। और इसको ये घट रहा है, इसको नाम देंगे हम हाइपोप्लॉइडी। आपको हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइपरप्लॉइडी, इसको बोलते हैं हाइपो। देखो हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सर हमें समझ में आ गया कि नंबर के आधार पर मेरा जो म्यूटेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक का नाम एनिप्लॉइडी, एक का नाम पॉलीप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी में एक या दो क्रोमोसोम बढ़ेगा या घटेगा, पॉलीप्लॉइडी में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, हैप्लॉइड,
ठीक है, जैसे 46 का आधा 23 होता है, वो बढ़ेगा या घटेगा, इसमें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक या दो, अगर एक एन्यूक्लिडी में एक या दो क्रोमोसोम बढ़ जाए तो उसे हम हाइपरप्लॉइडी कहेंगे, और अगर एक घट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, यानी हाइपर एन्यूक्लिडी भी कह सकते हैं और हाइपो एन्यूक्लिडी भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। यहाँ पर एन्यूक्लिडी होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, एनीवे एन्यूक्लिडी का ये पार्ट है, हाइपर एन्यूक्लिडी और हाइपो एन्यूक्लिडी, ये हम क्या देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो हाइपर एन्यूक्लिडी, और यहाँ पर दे दो हाइपो एन्यूक्लिडी। अब यहाँ पर हिंदी में लिखिए हाइपर एन्यूक्लिडी, यहाँ पर देंगे हाइपो एन्यूक्लिडी। ठीक है बेटा, अब प्रश्न ये उठता है आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है मियोसिस से डिवीजन के द्वारा, तो उस वक्त क्रोमोसोम जो पेयर में पाया जाता है वो मेटाफेज और एनाफेज में क्या होता है, सेपरेट। उस सेपरेशन को सेपरेशन कहेंगे, लेकिन अगर सेपरेशन ना हुआ किसी में, उसे हम डिसजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। तो आखिर क्या कारण है, इनइक्वालिटी का वजह क्या, कारण क्या है, हम हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे कि ऐसे करके cause of inequality, cause of inequality। चलिए इसका द्वारा से हम लोग हिंदी लिख लेते हैं कि इनइक्वालिटी के कारण, देखते हैं इसकी क्या कारण, इसका कारण है। ठीक है, जो इसका कारण है उसको बोलते हैं नन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ऑल्सो क्रोमोसोम। ठीक है, यानी इस डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, और नॉन का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे कि गुणसूत्र का अलग नहीं होना। जब गुणसूत्र अलग नहीं होता है तो फिर इनइक्वालिटी होता है। इसको आप कैसे समझिए, आइए, इतना से काम नहीं चलेगा, थोड़ा समझते हैं हम यहाँ से। मान लीजिए कि आपको ये सेल है, सेल है, तो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर सपोज दैट एक सेट क्रोमोसोम, एक दूसरा सेट क्रोमोसोम, या फिर तीसरा सेट, टोटल 6 क्रोमोसोम। मान लीजिए कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ 6, और 3 सेट में पाया जा रहा है, ये एक का सेट है, 2 का सेट है। तो ये एक्चुअली जो
मेटाफेज होता है, मेटाफेज। मेटाफेज इसको बोलते हैं मेटाफेज। ये क्या है बेटा मेटाफेज? ये सेल डिवीजन का ये क्या है स्टेप्स है। तो मेटाफेज में ये सेल है, तो जब ये सेल डिवाइड करता है सेल डिवीजन में, तो सारे के सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर सज जाते हैं यहाँ। और बेटा इस जगह पर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलता है। वो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो आकर के इससे अटैच हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। इस तरीका से ये अटैच हो जाते हैं। इस तरीका से आकर अटैच हो, इसको खींचते हैं अपने तरफ। जब खींचेंगे, समझ गए? तो अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप जो है वो मेरा आएगा कौन? एनाफेज। एनाफेज है, इसको बोलते हैं हम एनाफेज। देखिए जरा गौर से, एनाफेज। यहाँ पे क्या होगा? ये सेल दो पार्ट में बटेगा। तो सेल जब दो पार्ट में बटेगा, यहाँ पर एक सेल ये और दूसरा सेल दो पार्ट में बटा। तो दो पार्ट में बटा, तो यहाँ पर क्या होगा? ऊपर वाला सारा क्रोमोसोम, ये देखिए, एक, ये दो और ये तीन, ये तीनों का तीनों क्रोमोसोम चला गया इस सेल में चला गया। नीचे वाला जो था वो चला गया नीचे में। तो नीचे वाला यहाँ पर आ गया एक, दो और यहाँ पर तीन। तो यहाँ पर ये जो है सेपरेट हो गया। सेपरेट हो जाने से यहाँ इनइक्वालिटी नहीं हुआ, बिल्कुल चला गया। इसमें यहाँ पर भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गया, यहाँ पर भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गया। समझ रहे हैं? या फिर बोल सकते हैं आप कि यहाँ पर 2n था, यहाँ पे 2n है यहाँ पर, लेकिन डिप्लॉयड क्रोमोसोम नहीं, यहाँ पर ये n दे दो, क्योंकि यहाँ पर बेटा n आया ना। यहाँ तो 2n था 6, अब यहाँ तीन क्रोमोसोम आ गए, सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए तो इनइक्वालिटी नहीं हो, लेकिन अगर सेपरेट नहीं हुए तो इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, देखो बताते हैं। यहाँ पर ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अब अगर सेपरेशन नहीं हुआ, यानी आपको यहां पर हम देंगे कि इफ disjunction in chromosome is absent, अगर absent होगा यानी कि अगर गुणसूत्र में अलगाव नहीं होता है, तो अगर नहीं होगा तो इनइक्वालिटी होगा। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि इसी चीज को लो। तो यहाँ पर मान लो कि ये सेल है, ठीक है, और ये सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 6 है। तो यहाँ पर आपको ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये आपको 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर आपको 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और से समझिए कि जब यहाँ पर बेटा डिसजंक्शन एब्सेंट होगा,
ये जो डिसजंक्शन है बेटा, यहाँ पर अगर डिसजंक्शन एब्सेंट है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है वो चला जाएगा इधर, ये वाला भी क्रोमोसोम चला जाएगा इधर, लेकिन ये बड़ा जिद्दी है, ये वाला बेटा यहाँ चला जाएगा, ये वाला भी बेटा चला जाएगा, लेकिन ये जिद्दी है। ये क्या होगा, नीचे वाला में आ गया दोनों का दोनों, देखिए यहाँ पर दोनों में सेपरेशन नहीं हुआ, दोनों आ जाएगा इसमें, और ऊपर वाला में एक भी नहीं जाएगा, थर्ड वाला सेट क्रोमोसोम एक भी नहीं जाएगा। जरा गौर से देखिए कि यहाँ पर इस तरीका से दो सेल बना है, दो सेल बना है, इसको समझते जाइएगा, ठीक है। अब कहता है कि इसमें क्या हुआ सर कि ये वाला गया, ये वाला भी सर गया, तीसरा वाला तो है ही नहीं, तीसरा वाला तो है ही नहीं, इसको क्या बोलेंगे बेटा 2n - 1, क्या बोलेंगे 2n - 1। लेकिन यहां पर क्या हुआ बेटा, ठीक है, ये सेपरेशन हुआ, इसको निकालो, 1 गया 2 गया, ये सेपरेट हुआ, लेकिन ये सेपरेट नहीं, ये तो क्या 2n - 1, लेकिन यहां पे क्या हुआ 1 आया, बहुत अच्छी बात है, 2 भी आ गया, लेकिन तीसरा वाला में क्या है, दो तो आ गया नीचे, अब एक दोनों आ गए नीचे, ओ यहाँ बढ़ गया, क्या हो गया 2n + 1। ये 2n + 1 जो है इसी को ट्राइजोमी कहते हैं, ट्राइजोमी। यहाँ चूंकि एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है क्योंकि ये दोनों में सेपरेशन नहीं हुआ, ये आ गया, और यहाँ पे एक घट गया, यहाँ एक बढ़ गया, यहाँ 3 होना चाहिए था तो यहाँ पर 2 ही हुआ, और यहाँ 3 होनी चाहिए तो 4 हो गई, देखिए तो ट्राइजोमी। ये जो बढ़ जा रहा है इसको बोलते हैं हाइपर, इसी को बोलते हैं हाइपर एन्यूक्लियोटाइड, हाइपर एन्यूक्लियोटाइड इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर बेटा ये एक घट गया तो मोनोजोमी क्या है, मोनोजोमी, और इसी को बोलते हैं घट गया तो हाइपो, हाइपो मतलब घट जाना, हाइपो एन्यूक्लियोटाइड, तो बेटा ये सबको याद रखना, ठीक है। तो आपको कारण बताए कि क्यों ऐसा होता है, एन्यूक्लियोटाइड क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम पेयर में पाया जा रहा है उसके बीच सेपरेशन होना चाहिए, नॉर्मल वाली बात है सेल डिवीजन के समय, लेकिन जब ये सेपरेशन नहीं होता इसी को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, ऊपर में लिख दिया नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो नॉन डिसजंक्शन में देखिए क्या हुआ, ये थर्ड नंबर क्रोमोसोम इधर जाना चाहिए था और ये थर्ड वाला नीचे आना चाहिए था, ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जिद्दी टाइप का है, दोनों का जो जोड़ी है वो एकदम फिक्स है, ये कहेगा या तो ऊपर ही जाएंगे या तो नीचे ही आएंगे, तो भैया ये मान लो नीचे आ गया, दोनों का दोनों, इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया और ऊपर में एक क्रोमोसोम, दो सेल इससे जो बना उसमें एक क्रोमोसोम घट गया, इसको मोनोजोमी कहेंगे, इसको ट्राइजोमी कहेंगे, ठीक है। ट्राइजोमी कैसे पकड़ोगे, यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 होता है तो ट्राइजोमी, यहाँ 2 में माइनस कर दो 1 तो एक बचेगा, तो एक को क्या बोलते हैं मोनो, मोनो मीन्स 1, ऐसे पकड़ना। तो जिसमें घट जाता है उसको हाइपो एन्यूक्लियोटाइड, और जिसमें बढ़ जाता है उससे क्या बोलते हैं हाइपर एन्यूक्लियोटाइड। तो हम समझते हैं कि तुम एन्यूक्लियोटाइड और पॉलीक्लियोटाइड तुम समझ गए। क्रोमोसोमल म्यूटेशन बेटा खत्म हुआ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो यहाँ पर खत्म हुआ, तो अब म्यूटेशन के 2 टाइप के, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। तो नंबर जो 2 हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या बेटा, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा जीन म्यूटेशन, ठीक है, ओके। तो जीन म्यूटेशन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
अब जीन म्यूटेशन क्या चीज है आपको जानना, जीन के बारे में आपको पता है, जीन के बारे में आपको पता है, क्या पता है जीन के बारे में आपको? जीन के बारे में ये मालूम है आपको कि भैया क्रोमोसोम पर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए के खास लोकस पर जो डीएनए का सेगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, जीन कहते हैं। तो यहाँ पर जीन म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? पॉइंट म्यूटेशन। इसी कहते हैं बेटा हम पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं सपोज दैट कि यहाँ पर मेरा नाम क्या है बेटा? सुनील। मेरा नाम है सुनील। ये मान लो हर लेटर एक जीन, क्या है? जीन। हर लेटर एक जीन। इसको हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक नाम है सुनील। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर हम क्या करें, ये यू को हम क्या कर दें? डिलीट कर दें। यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ से हट गया, यू हट गया, तो क्या मेरा नाम वही रहेगा? नहीं रहेगा। मेरा नाम क्या हो जाएगा? नाम का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? अश्लील। ठीक है, तो उसी तरीका से क्रोमोसोम पर जो जीन अरेंज होते हैं उसमें से एक जीन कहीं से हट जाए, डिलीट हो जाए, तो क्रोमोसोम पर जीन का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या होगा? बदल जाएगा। सीक्वेंस के बदलने से जो म्यूटेशन होगा उसे नाम देंगे जीन म्यूटेशन। क्या नाम देंगे? जीन म्यूटेशन। ठीक है, ये तो हम जस्ट एग्जांपल दिए थे आपको ऐसे करके समझाने के लिए। लेकिन ये जो पॉइंट म्यूटेशन है बेटा, इस पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसको हम हिंदी में लिख देते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये जो हम आपको लिख के दे रहे हैं, ये एक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें ह्यूमन में होता है बेटा, और ये डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट अगले टॉपिक में। तो सिकल सेल एनीमिया आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल, यानी कि जीन म्यूटेशन का क्या है? अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है ये जीन म्यूटेशन के टाइप कितने होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा लिख के दे दो, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। अच्छा रुकिए, अभी रुकिए, अभी मेरे ख्याल से थोड़ा जीन म्यूटेशन था, यहाँ पर थोड़ा लिखिए। इफ single gene is deleted from chromosome if single gene is deleted from a chromosome which causes gene mutation। जब गुणसूत्र पर एक जीन के हट जाने से होने वाले म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, हम आपको कहते हैं कि ये बेटा मेरे पास
देखिए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पर यहाँ पर जीन सजा हुआ है AGTC, 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 AGTC। देखिए ये जीन सजा हुआ है। सपोज दैट कि इसमें एक जी यहाँ से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। डिलीट मतलब हट जाए। अगर हट जाए तो जरा सोचो कि इसके सीक्वेंस में क्या आ जाएगी, अंतर आ जाएगी, और जिसके वजह से जो म्यूटेशन होगा, ऐसे म्यूटेशन को क्या नाम देंगे हम, जीन। ये क्रोमोसोम पर जीन देखिए इस तरह से सजा हुआ है। इनमें से एक जीन यहाँ से हट जाए, ठीक है, तो इसके सीक्वेंस में चेंजेस आ जाए, उसी चेंजेस को हम जीन म्यूटेशन कहेंगे। अब ये दो तरह का, ठीक है, दो तरह का। तो यहाँ पर हम बोलेंगे टू टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, टू टाइप्स ऑफ जीन, यानी कि जीन म्यूटेशन के दो प्रकार। कौन कौन है भाई दो प्रकार? तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक का नाम सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन, इसे कहेंगे विस्थापन म्यूटेशन। म्यूटेशन लिख रहे हैं लेकिन इसका हिंदी में परिवर्तन होता है, आपको शुरू में बोल रहे हैं। और एक का नाम होता है फ्रेंडशिप म्यूटेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप म्यूटेशन, फ्रेंडशिप म्यूटेशन। तो फ्रेंडशिप म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ये दो तरह का म्यूटेशन। आइए थोड़ा सा हम आपको इस दोनों को शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहते हैं। बताना ये चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि डीएनए जो होते हैं, डीएनए is made up of, यानी कि डीएनए बने होते हैं, डीएनए बने होते हैं। किसके बने? तीन कंपोजिशन के बने होते हैं, तीन। उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं बेटा फॉस्फेट, एक को बोलते हैं बेटा शुगर, पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, डीएनए पढ़ाएंगे इसके बाद वाले चैप्टर में डिटेल में। और एक होता है बेटा नाइट्रोजन बेस, तीन चीज है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस से, और इसको हम लोग बोलते हैं एन से, ऐसे शॉर्ट में, ऐसे डीएनए यही तीन चीज का बना, यही तीन चीज, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। इनमें से जो मेरा नाइट्रोजन बेस है, ये जो नाइट्रोजन बेस है, वो नाइट्रोजन बेस जो है ये 4 टाइप्स के, ये 4 टाइप के। तो 4 टाइप के जो होते हैं इसका नाम क्या है? तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, शॉर्ट फॉर्म बोले AGTC। लेकिन इसको बेटा बांट दिया गया है दो ग्रुप में, इसे दो ग्रुप में बांट दिया गया, दो ग्रुप में बांट दिया गया है, यहाँ और यहाँ।
यहाँ पर एक को बोलते हैं बेटा प्यूरीन, क्या बोलते हैं प्यूरीन, इसको हिंदी में प्यूरीन कहते हैं। ये बेटा कितना परसेंट होगा 50%। और यहाँ पर पाइरीमिडीन, पाइरीमिडीन कैपिटल लेटर लिखते हैं पाइरीमिडीन, पाइरीमिडीन ये भी आपको 50% होगा, इसको बोलते हैं बेटा पाइरीमिडीन, पाइरीमिडीन। देखते जाइए तो सर प्यूरीन के अंदर कौन आएंगे, तो प्यूरीन के अंदर आएंगे बेटा ए बोले तो एडेनिन, ए बोले तो एडेनिन। मेरा हिंदी वाला बच्चा इसको ऐसे बोलेगा एडेनिन। और दूसरा है बेटा यहाँ पर ग्वानिन, तो यहाँ पर बोलेंगे ग्वानिन, ग्वानिन, हिंदी में बोलेंगे ग्वानिन, ग्वानिन। ठीक है, इसमें जो पाए जाएंगे उसको बोलेंगे पी, पी बोले तो थायमीन, हिंदी में बोल देते हैं बेटा थायमीन। और दूसरा होगा बेटा यहाँ पर साइटोसिन, इसको बोलेंगे साइटोसिन, साइटोसिन है। देखते हैं तो अब हमें ये पता चल गया कि प्यूरीन के अंदर ए और जी आए, ये पकड़ के रखना है आपको। और पाइरीमिडीन के अंदर कौन आएंगे, टी और सी आएंगे। ए जी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, टी सी ठीक है कलेक्टर, तो टी सी पाइरीमिडीन है और ए जी जो है बेटा प्यूरीन। जब भी डीएनए में, डीएनए तो डबल हेलिक्स होता है ना, ये दोनों जोड़ा बना कर आता है प्यूरीन और पाइरीमिडीन। याद रखना बेटा, यहाँ पर जो एडेनिन है वो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थायमीन से जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, और ग्वानिन जो है वो हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इसे जुड़ेगा साइटोसिन से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या है, ये 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये क्या है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। यानी कि ए जब भी जोड़ा बनाएगा तो टी से बनाएगा, जी जब भी जोड़ा बनाएगा तो सी से बनेगा। इसे बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस है ना, इसे बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, और इसी को आप जीन समझिए, इसी को जीन समझिए। तो मेरा ये कहना है कि ये अगर नॉर्मल तरीके से लगा हुआ है हमारे एकदम करेक्ट सीक्वेंस में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर इसमें चेंज आ जाए तो इससे होने वाला जो म्यूटेशन होगा, ऐसे म्यूटेशन को नाम देंगे सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन। अब आप समझोगे क्या होगा बेटा, जरा सोचो, ए का जोड़ा किससे बनेगा, टी से, और ए भी प्यूरीन है और जी भी प्यूरीन है। ठीक है, अब जरा सोचो कि इस ए को रिप्लेस कर दिया किसने, जी ने, ए हट गया और ए की जगह पर कौन आ जाएगा, जी। तो जी कभी पेयर नहीं बनाता है टी से, टी से अगर पेयर बनाएगा तो म्यूटेशन होगा। ऐसे म्यूटेशन का नाम देंगे क्या, सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन। ठीक है, तो जब प्यूरीन का प्यूरीन से रिप्लेसमेंट हो जाए या पाइरीमिडीन का पाइरीमिडीन से रिप्लेसमेंट हो जाए, या फिर प्यूरीन का पाइरीमिडीन से और पाइरीमिडीन का प्यूरीन से रिप्लेसमेंट हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो म्यूटेशन होगा उस म्यूटेशन को नाम देंगे सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है। अब यहाँ भी ये बटेगा दो भाग, एक का नाम ट्रांजिशन और एक का नाम ट्रांसलेशन। ट्रांजिशन किसको कहेंगे? जब प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो जाए, पॉलीमिडीन का रिप्लेसमेंट पॉलीमिडीन से हो जाए, उसे हम कहेंगे ट्रांजिशनल। लेकिन अगर प्यूरिन का रिप्लेसमेंट पॉलीमिडीन से हो जाए और पॉलीमिडीन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो जाए, उसे ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो आइए ये चीज आप जब समझ गए तो फिर हम लोग फर्स्ट का हेडिंग बनाते हैं। फर्स्ट का हेडिंग बनाते हैं। आइए नंबर वन क्या है? सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन। ठीक है। इसका हिंदी लिखा हुआ ऊपर में, आप देख लीजिए। बोलते हैं, हाँ बोलेंगे, इट takes place by the replacement of another gene, ठीक है, which is of two types। हिंदी में लिखे देंगे कि यह जीन के विस्थापन के फलस्वरूप होता है जो दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का। तो उसमें नाम क्या पड़ेगा? तो इसमें हम लोग ए दे देते हैं। ए का नाम पड़ेगा ट्रांजिशनल। ठीक है, और इसको ऐसे लिख लीजिए, ट्रांजिशनल। और एक बी जो होगा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सन। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? तो यहाँ पर हम ए का हेडिंग बनाए, ट्रांजिशनल जीन म्यूटेशन। ठीक है, ट्रांजिशनल जीन म्यूटेशन, ट्रांजिशनल लिखा हुआ है हिंदी में, आप देख लीजिए। तो ये ट्रांजिशनल जीन म्यूटेशन में क्या हुआ है आपको देखना है। बोला है, ठीक है, if purine is replaced by another purine or pyrimidine is replaced by another pyrimidine is called transitional gene mutation। इसको, ठीक है, जब प्यूरिन से विस्थापन या
पाइरिमिडीन का पाइरिमिडीन से विस्थापन होता है तो उसे ट्रांजिशनल जीन म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन कहते हैं ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा समझाते हैं, ये तो लिखे हम। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर प्यूरिन को हम PU और पाइरिमिडीन को हम क्या लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हाँ कि ये प्यूरिन, इस प्यूरिन में क्या होगा, प्यूरिन में 2 है। मान लीजिए कि यहाँ पर A है और यहाँ पर T लगता है, ये तो पाइरिमिडीन है। ऐसे कीजिए, यहाँ पर क्या A है और यहाँ पर क्या है T। आपको पता है ना यही दोनों पेयर बनाता है, ठीक है। लेकिन प्यूरिन में 2 थे, एक थे G, एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन, और थाइमिन और साइटोसिन दोनों पाइरिमिडीन। तो सोचिए कि अगर ये यहाँ आ जाए, यहाँ एक को रिप्लेस करके G आ जाए, तो G कभी भी पेयर नहीं बना पाएगा किसी T से, गड़बड़ हो जाए। इसी को तो जीन म्यूटेशन कहते हैं। कौन सा? ट्रांजिशन। तो प्यूरिन का रिप्लेसमेंट दूसरे प्यूरिन से हो जाए या पाइरिमिडीन का रिप्लेसमेंट दूसरे पाइरिमिडीन से हो जाए। मान लीजिए कि ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ, तो गड़बड़ हो, क्योंकि जोड़ा जब भी बनेगा A और T के बीच में बनेगा और G और C के बीच में। तो ऐसे सिचुएशन में जो गड़बड़ी होगी उसी को नाम देंगे ट्रांजिशनल जीन म्यूटेशन, ठीक है। दूसरा जो था B बेटा, B बोलेंगे ट्रांसवर्शन। ट्रांसवर्शन जीन म्यूटेशन, ट्रांसवर्शन जीन म्यूटेशन। तो आपको हिंदी ऊपर में लिख के दिया हम आपको, ट्रांसवर्शन जीन म्यूटेशन गौर से समझिए। यहाँ पे क्या है कि if purine is replaced by pyrimidine और pyrimidine is replaced by purine is called transversion gene mutation। यहाँ पर हम लोग हिंदी लिख के देंगे कि जब प्यूरिन का विस्थापन पाइरिमिडीन से या पाइरिमिडीन का विस्थापन प्यूरिन से होता है, तो उसे ट्रांसवर्शन जीन
म्यूटेशन करते करते अब वही बात है यहाँ, जैसा देखिए यहाँ पे बेटा पी प्यूरिन है, यहाँ पे क्या है पायरिमिडीन। आपको पता है कि ये ए है और ये जी, यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है। सोचो कि इसका रिप्लेसमेंट इससे हो जाए, इससे हो जाए, इससे हो जाए, ए के जगह सी आ जाए, सब गड़बड़। और बेटा अगर टी जी के जगह आ जाए, सब गड़बड़, सब गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे म्यूटेशन, यानी प्यूरिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से। अगर उसे ट्रांसवर्सन करते हैं, अगर प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट पायरिमिडीन का पायरिमिडीन से हो तो उसे हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। ये भी बेटा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो सेकंड नंबर था उसको बोलते हैं फ्रेमशिप। फ्रेमशिप जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। फ्रेमशिप जीन म्यूटेशन आपको बता ही दी है। फ्रेमशिप जीन म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देखिए, जरा सा बोलेंगे कि if change in position of gene, if change in position of gene in the frame is called frame sequence. Frame sequence. Actually, जब सूत्र के फ्रेम पर जीन का पोजीशन बदल जाता है, तो उसे फ्रेमशिप म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, आप ज्यादा मत समझो इसमें आपको थोड़ा सा समझना है। मान लीजिए कि बहुत अच्छी बात है, और इस क्रोमोसोम पर आपको यहाँ पर क्रोमोसोम को दीजिए, और इस क्रोमोसोम पर AGTC ऐसे करते हैं। ये फ्रेम है, फ्रेम, और इस फ्रेम में ये क्या है, जीन। अब क्या हुआ, इसका पोजीशन चेंज हो, पोजीशन क्या चेंज हो गया, तो ये जो टी था वो जी के जगह चला गया। ये टी जब जी के जगह चला जाएगा तो चेंज हो जाएगा, और जी जो है टी की जगह आ जाएगा। सोचिए, तो यहाँ पर फ्रेमशिप म्यूटेशन जो होगा ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, सीक्वेंस में चेंज आ रहा है। आप ही जरा सोचिए, ये फ्रेम है, फ्रेम में शिफ्टिंग है, तो यहाँ पर जरा सोचिए कि आएगा ए, आएगा जी। अब टी तो हट गया था, जी आ गया उसके जगह, फिर जी आ गया, गड़बड़। ठीक है, फिर सी और सही रहेगा, फिर बेटा यहाँ ए आ जाएगा। अब बताओ जी के जगह यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर टी है, ये वाला टी आ गया, सी है, फिर ये ऐसे ए जी टी सी। समझ में क्या आ गया, चेंज आ गया, देखिए सीक्वेंस में चेंज आ गया, इसी को नाम दिया फ्रेम
हाँ सेक्टर लोकेशन यानी सेक्टर लोकेशन। तो यहाँ पर आपको ये हो गया म्यूटेशन बेटा इस जगह आकर के खत्म। म्यूटेशन की पूरी पढ़ाई हो गई, म्यूटेशन टॉपिक ये खत्म हो गया। एक नए और अंतिम टॉपिक के साथ हम कल आएंगे, ठीक है, थर्ड लेक्चर में, और वो पढ़ा देने के बाद फिर मेरा ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, आप लोग अच्छा से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।